Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. बेसिक कंसेप्शंस की प्लेलिस्ट में जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है आज वो इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ से मुराद एक ऐसा सब्जेक्ट है आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच रेगुलेट्स इंटरैक्शंस बिटवीन एक्टर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सिंपली पुट, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उन इंटरैक्शंस को रेगुलेट करता है जो कि अकर हो रहे होते हैं बिटवीन आर अमंग एक्टर्स in the form of states, non-state actors, individuals, terrorist organizations and so on. So, definition इसकी ऐसी है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काम उन इंटरेक्शंस को, उन एंगेजमेंट्स को रेगुलेट करना है जो कि अकर होते हैं बिटवीन डिफरेंट एक्टर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंसर्न्ड होता है रिजोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। यानी कि अगर पाकिस्तान में एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका काम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का है, प्रोडक्ट जो या प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट करता है, तो उस एक्सपोर्टेशन के बाद जो इश्यूज होते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं होते या डिलीवरी के बाद बाहर जो रिसीवर है वो कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेस करता है कि जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की या उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो सही नहीं है, तो उस केस में कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है जो कि रेगुलेट करेगा इस सिचुएशन को। सो उस केस में जो लॉ वहाँ पे फंक्शनल होगा या एक्सरसाइज होगा वो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ उस टाइम फंक्शनल होता है जब दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में दो प्राइवेट डिफरेंट नेशनल्स की कंपनीज के बीच में किसी किस्म का इंटरेक्शन हो और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन और कोई क्लेश अगर वहाँ पे आ जाता है, तो उस केस में ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा जो कि इन दोनों के बीच में जो इश्यूज होंगे या डिस्प्यूट्स होंगे उनको रिजोल्व करेगा। सेकंड जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो सेकंड काइंड है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अनलाइक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न्ड विद इंटरैक्शंस बिटवीन स्टेट्स। जहाँ कहीं भी दो और मल्टीपल स्टेट्स के बीच में कोई इशू अकर होता है, कोई डिस्प्यूट वहाँ पे अराइज कर जाती है, तो उस केस में जो लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉ फंक्शनल होगा, रेगुलेट करेगा उस डिस्प्यूट को, उस लॉ को हम कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंसर्न्ड है विद इंटरस्टेट रिलेशंस, जबकि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसकी जुरिस्डिक्शन वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको नेविगेट करना है। सो यहाँ पे आगे लिखा है द फॉर्मल इज कंसर्न विद रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट जो इंटरनेशनल लॉ है वो उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है और नेविगेट करता है जो कि अकर होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज। Whereas or while the latter, जबकि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो क्या उसके बारे में governs relations between states। अब फिर आगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में है, इट इंक्लूड्स सच थिंग्स एज क्लेम्स टू टेरिटरी, यूज ऑफ द सी, आर्म्स कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स। ये सर्टन हमारे पास स्कोप एंड सब्सटेंस हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो कि अवश्य करता है ये लॉ। अगर आगे हम फर्दर ज़रा डेप्थ में चले जाएं तो क्या हमारे पास सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के, या कैसे इंटरनेशनल लॉ बनता है या इसकी कोडिफिकेशन कैसे होती है, तो उस केस में जो हमारे पास आर्टिकल 38(1) है ऑफ ICJ स्टैट्यूट, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का जो एक डॉक्यूमेंट है, स्टैट्यूट है, उसमें जो आर्टिकल 38(1) है मेंशन्ड है कि क्या सोर्सेस हैं या कैसे इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई किया जाएगा, या वो कौन से सोर्सेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसमें अगर हम मेंशन करें तो जो फर्स्ट सोर्स मेंशन है उसमें वो है इंटरनेशनल कस्टम्स हैं जो कि जनरल और पर्टिकुलर हो सकते हैं। सेकंड जो सोर्स मेंशन्ड है इन स्टैट्यूट ऑफ ICJ आर्टिकल 38(1) वो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जबकि थर्ड जो सोर्स है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस है। फाइनली जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, ये सर्टेन सोर्सेस हैं या ये वो ऑप्शंस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कि जैसे डोमेस्टिक लॉ है जिसको म्यूनिसिपल लॉ हम कहते हैं, उसकी कोडिफिकेशन पार्लियामेंटेरियंस करते हैं थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट्स, जबकि इंटरनेशनल लॉ के केस में अगर देखें तो कोई पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं है, कोई टेंजिबल लॉ मेकिंग बॉडी हमें नज़र नहीं आती, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पे कोई एग्जेक्टिव वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उस लॉ को इंटरप्रिटेशन के लिए वहाँ पे कोई जुडिशरी नज़र नहीं आती फॉर्मली। जबकि अगर म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक लॉ की बात कर लें तो जो स्टेट ऑर्गन्स हैं लाइक एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है,
एंड सो ऑन। ये हमारे पास टेंजिबल सोर्सेस है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मुलेशन ऑफ डोमेस्टिक आर म्यूनिसिपल लॉ, वेयरएज इन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देयर इजंट एनी टेंजिबल सोर्स आर बॉडी व्हिच रेगुलेट्स आर एट मोर टू कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इस बात को या इसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए जो अभी आर्टिकल की जिसको रेफर किया 38(1), उसमें ICJ का मेंशन कहना यह है कि जो ये लॉ है उसको बनाने के लिए हमारे पास सोर्सेस ये हैं, जिसमें हमने कहा ट्रिटी है, ट्रिटीज आर कस्टम्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है जो कि बहुत सारे नेशंस जिनको जो प्रैक्टिस आर एक्सरसाइज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, एंड फाइनली हमने कहा जुडिशियल डिसीजंस। ये वो सोर्सेस हैं जिनसे इंटरनेशनल लॉ कोडिफाई होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है ऑल स्टेट्स हैव सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, जैसे कि मेंशन किया कि हमारे पास पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा है लेजिस्लेशन करने के लिए जो कि डोमेस्टिक लॉ को बनाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कम्युनिटी हाउएवर हैज नो इक्विवेलेंट अथॉरिटी, जबकि अगर कंपैरिजन यहाँ पे करें डोमेस्टिक लॉ और म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, तो डोमेस्टिक लॉ के केस में पार्लियामेंट की फॉर्म में हमारे पास एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करती है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के केस में ऐसी कोई हमारे पास बॉडी नज़र नहीं आती हमें। इंस्टेड ट्रीटीज आर प्रिंसिपल मीन्स बाय विच स्टेट्स एस्टैब्लिश लीगल ऑब्लिगेशंस बाइंडिंग ऑन ईच अदर, जैसे कि ICJ का जो 38(1) है आर्टिकल, उसमें मेंशन है ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आगे, since there are more and more activities that require international cooperation, treaties have proliferated and now deal with an enormous variety of subjects। क्योंकि स्टेट्स जैसे बढ़ रही हैं, स्टेट्स के बीच में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टिविटी की वजह से जो रिलेशंस की जो नेचर है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रही है। तो इस वजह से जो ट्रीटी मेकिंग का काम है वो डेली बेस हो रहा होता है। जब ट्रीटी ज़्यादा होंगे तो उस केस में इंटरनेशनल लॉ की जो कोडिफिकेशन है या फॉर्मुलेशन है वो एक एवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर आगे है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटीज, जैसे बायलैटरल ट्रीटी आप लोगों ने सुना है, एक ऐसी ट्रीटी जो कि साइन हो बिटवीन टू नेशंस, आर टू गवर्नमेंट्स, आर टू नेशन स्टेट्स, उसको हम कहते हैं बायलैटरल। जबकि नेक्स्ट है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल एक ऐसी ट्रीटी है जो कि साइन होती है बिटवीन मल्टीपल स्टेट्स, मोर देन 2 or 3 स्टेट्स, तो उस केस में हम उसको कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रीटी। एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है प्लूरिलैटरल ट्रीटी। यहाँ पे आगे लिखा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रीटीज आर मल्टीलैटरल ट्रीटीज कंक्लूडेड बिटवीन ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक अगर मल्टीलैटरल ट्रीटीज की बात कर लें, NPT है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ट्रीटीज हैं मल्टीलैटरल हैं, टेररिज्म से रिलेटेड जो ट्रीटीज है वो मल्टीलैटरल हैं। अगर बायलैटरल ट्रीटी की यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन कर लें तो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग है ऑन दीज 2 स्टेट्स सोलली, जबकि जो मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं उनकी जो नेचर है वो बाइंडिंग होती है उन तमाम नेशंस पर, ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन पर बाइंडिंग इफेक्ट उनका होता है। सो ये हमारे पास 2 काइंड्स हैं ट्रीटीज की। जबकि कन्वेंशन की बात करें, द बीइंग वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अ कन्वेंशन इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट आर एग्रीमेंट बिटवीन 2 नेशंस आर मोर देन 2 स्टेट्स, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है ऑन सिग्नेटरीज। सर्टेन एग्जांपल्स इसके ये हैं, जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ 1961 है, फिर उसके बाद कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी ऑफ 1982 एंड सो फोर्थ। जो थर्ड सोर्स है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, यानी वो प्रिंसिपल्स जिनको सिविलाइज नेशंस अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में प्रैक्टिस आर एक्सरसाइज करते हैं, उन प्रैक्टिसेस को भी सोर्स माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर आर्टिकल 4 का कहना यह है कि ये जो टर्म है सिविलाइज नेशंस, इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए विद पीस लविंग नेशंस, बिकॉज आजकल हर स्टेट ऑलमोस्ट, अनलाइक इंपीरियलिज्म के दौर में जो वेस्टर्न जो नेशनल परसेप्शन था उनका कि सर्टेन स्टेट्स आर सिविलाइज वेयरएज अदर्स आर अनसिविलाइज, तो इस वजह से वो तमाम प्रैक्टिसेस या वो प्रिंसिपल्स जो कि पीस लविंग नेशंस अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं, प्रमोट और फोस्टर करते हैं, उन प्रिंसिपल को भी, उन रेगुलेशंस को भी सोर्स माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर मेंशन करें, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ है, जैसे ट्रीटी मेकिंग में हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इंटरनेशनल लॉ में, पेक्टा sunt servanda। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम ओवरऑल मिला के कहते हैं कि दे आर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच इज़ थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो फोर्थ है, जिसको सब्सिडरी मीन भी कहते हैं या सोर्स कहते हैं, जुडिशियल डिसीशंस हैं। जुडिशियल डिसीशंस जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, ये वो डिसीशंस, उन डिसीशंस को सोर्स माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ का जो कि ऑलरेडी बनाए गए हैं या जो कि डिसाइड हो चुके हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक ट्रिब्यूनल बनता है ऑन अ पर्टिकुलर इशू, फॉर इंस्टेंस
इतनी क्लिनसिंग से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल बनता है, कोई एक बेंच बनता है, तो उस बेंच का जो रूलिंग होगी उस केस से रिलेटेड, उस रूलिंग को इन फ्यूचर यूज़ किया जाएगा एज अ प्रिज्म टू डिसाइड ऑन अ सर्टन मैटर। ये हमारे पास फोर्थ सोर्स है जिसको हमने कहा जुडिशियल डिसीजंस। सिमिलरली आईसीजे का जो 38(1)(d है आर्टिकल, उसमें मेंशन ये है कि टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट को भी सोर्स माना जाएगा इन केस ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड कस्टमरी जो रूल्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ना हो किसी सर्टन केस को डील करने के लिए, या वो अनक्लियर हों उन सर्टन केसेस, तो उस केस में जुडिशियल डिसीजंस एंड जो राइटिंग्स हैं हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट का के जो राइट अप्स होंगे उनको भी यूज़ किया जाएगा एज सोर्स। फाइनली अदर सोर्सेस हमारे पास आते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो इंटरनेशनल हो या रीजनल हो, उनके जो चार्टर्स होंगे, उन चार्टर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या मैनिफेस्टोस हैं उनको भी यूटिलाइज किया जाएगा एज सब्सिडरी सोर्स। सो आई बिलीव आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा पूरा फ्रेमवर्क का नाम है जो कि उन रिलेशंस को रेगुलेट करता है जो कि अकर होते हैं बिटवीन एक्टर्स। अब उन एक्टर्स में बात कर लें जिसमें प्राइमरी एक्टर्स की बात अगर जो स्टेट्स हैं, बाकी एक्टर्स में, नॉन स्टेट एक्टर्स में ह्यूमन बींग्स हैं, कंपनीज हैं, MNCs हैं, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड सो ऑन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी या एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करे, इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट उस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करे, तो उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को बनाने के लिए हमने बात की 5 सोर्सेस जो है ना वो यूज़ होते हैं, या 5 ऐसे प्राइमरी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और पिलर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे फर्स्ट मेंशन हमने किया ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं, सेकंड कस्टम्स हैं, थर्ड हमने कहा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, फोर्थ को हमने कहा जुडिशियल डिसीजंस हैं, फिर आखिरी हमने मेंशन किया कि इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी जो मैनिफेस्टोस होंगे या जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, इन तमाम चीज़ों को हम यूटिलाइज करेंगे या जो इंटरनेशनल लॉ को बनाने वाले हैं वो यूटिलाइज करेंगे। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.